गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का स्टडी आईएएस विद कुलदीप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज कुलदीप। आज मैं आपके लिए एक नया लेसन लेके आया हूँ पॉलिटी से। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले मैं आपको एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल एंड प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड एक्सेट्रा लेसन ले चुका हूँ, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप उनको भी देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है, क्यों होता है, उसकी आवश्यकता क्यों है, अगर होता है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसको पद से कैसे हटाया जाता है, उसका कार्यकाल क्या रहता है, उसके कार्य क्या रहते हैं और उसके पास क्या क्या शक्तियाँ रहती हैं। ये सब पढ़ने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि उससे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे हल करेंगे। इसकी शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैग के बारे में क्या कहा है, वहाँ से। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुन्वय खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। यह शब्द किसने कहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, कैग और सुप्रीम कोर्ट, ये चारों ऐसे संस्थान हैं जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नज़र बनाए रखते हैं। नियंत्रक का अर्थ क्या रहता है? जो हमने अभी आपको पढ़ के बताया था कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो हम उसके नाम को ही यहाँ पे डिकोडिफाई कर रहे हैं। नियंत्रक, कंट्रोलर, तो इसका अर्थ क्या रहता है? सरकार के समस्त खर्चों पर निगरानी करना तथा ऐसा प्राधिकार रखना जो सरकार के वित्त पर नियंत्रण रखे। यहाँ पे नियंत्रक का अर्थ है कि वह सरकार के समस्त खर्चों पर एवं उसके वित्त पर अपना प्राधिकार रखेगा और निगरानी बनाए रखेगा। उसके बाद है महालेखा परीक्षक। इसका पूरा नाम क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो हमने नियंत्रक का अर्थ यहाँ पे देख लिया। अब हम देखते हैं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक का काम क्या? उसके शब्द से ही पता चल रहा है। महालेखा परीक्षक, लेखा मतलब जो लिखता है और परीक्षक मतलब जो उसका परीक्षण करता है, यानी कि ऑडिटिंग वर्क। संसद द्वारा आवंटित धन की देखरेख करना तथा साथ में यह भी देखना कि सरकारी धन का प्रयोग उचित तरीके से हो रहा है या नहीं। साथ ही साथ सरकार को वित्तीय मितव्ययता के तरीके बताना। यहाँ पे जो शब्द आया वित्तीय मितव्ययता, वित्तीय मितव्ययता का मतलब है कि धन का सही उपयोग हो। उसको ऐसे सुझाव देना कि हाँ ये काम करो जहाँ पे जितना धन खर्च होना चाहिए उतना ही खर्च हो। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केवल लेखा परीक्षण का कार्य करता है, अर्थात उसके पास नियंत्रक का कार्य नहीं है, उसके पास वो पावर नहीं है
कि वो धन पे कंट्रोल भी करे। उसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ परीक्षक, यानी कि वो ऑडिटिंग वर्क करता है, ना कि कंट्रोलिंग वर्क। क्योंकि सरकार के द्वारा भारत की संचित निधि से व्यय के लिए, अर्थात जब भी सरकार को संचित निधि से धन खर्च करना होता है तो इसकी पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इसका रोल ही पैसे खर्च होने के बाद शुरू होता है। अर्थात ये सिर्फ उसको ऑडिट करता है कि जो सरकार ने संचित निधि से पैसा खर्च किया है, क्या वह सही काम में उपयोग हुआ है और उतना ही उपयोग हुआ है जितना कि उस काम के लिए रिक्वायर्ड था। कैग एक सदस्यीय संस्था है, अर्थात ये सिंगल मेंबर बॉडी है, यह अकेला ही रहता है। एक ही व्यक्ति है जो एज पर आर्टिकल 148 कैग के रूप में अपॉइंट होता है और फिर वो उस ड्यूटी को अकेले ही पूरा करता है। भारत के महालेखा परीक्षक विभाग का संवैधानिक प्रमुख है। क्या है? महालेखा परीक्षक विभाग का संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक प्रमुख क्यों है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 148 में इस पद की चर्चा की गई है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के समक्ष ही शपथ ग्रहण भी करता है। अर्थात कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं और उसकी शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति द्वारा ही कराई जाती है। कैग का कार्यकाल, कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है, जो भी पहले हो। अब जो भी पहले हो यानी कि एक व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल वो 62 साल की उम्र में एज ए कैग अपॉइंट हुआ 62 ईयर्स पे। अब उसके अगर हम 6 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो वो 68 ईयर्स का हो जाएगा, जबकि यहाँ पे वो मैक्सिमम किस एज तक अपने पद पर रह सकता है? 65। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब वो 65 तक ही रह सकता है तो वो सिर्फ 3 साल ही अपने पद पर रहेगा और उसकी एज जैसे ही 65 होगी वैसे ही वो पद से मुक्त हो जाएगा। दूसरे, अगर एक व्यक्ति फॉर एग्जांपल 55 ईयर्स पे एज ए कैग अपॉइंट होता है तो फिर 55 + 6 दैट मीन्स 61 ईयर्स तक वह अपने पद पर रहेगा, क्योंकि उस समय उसकी एज 65 नहीं हुई होगी और वह पूरा 6 साल का कार्यकाल करेगा। आई होप आपको अभी ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। पद से हटाना, कैग को अपने पद से उसी तरीके से हटाया जाता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रकार से हटाया जाता है ठीक उसी प्रकार से कैग को भी उसके पद से हटाया जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से किस प्रकार से हटाया जाता है? तो उसको संसद द्वारा हटाया जाता है, और वो भी जब संसद द्वारा अप्रूव किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पूर्ण बहुमत से, जैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया रहती है, बट हम यहाँ पे इसको महाभियोग नहीं बोल सकते हैं। और फिर मतदान होता है, अगर वहाँ पे वो अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर उसको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। हालांकि भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब हम देखते हैं इनके पेंशन, वेतन एवं भत्ते। कैग का जो वेतन है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। जो पेमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है उतनी ही पेमेंट कैग को दी जाती है। इसकी पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है।
तो कैग की वेतन, पेंशन एवं भत्ते, ये तीन के तीनों ही भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। संचित निधि पर भारित होने का मतलब है कि इसके वेतन, भत्ते एवं पेंशन के लिए संसद में कोई भी वोटिंग नहीं होती है। नोट, यह अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन धारण नहीं कर सकता है। अर्थात एक बार यह अपने पद से मुक्त हो गया, उसके बाद यह कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है, चाहे वह पद केंद्र सरकार के अधीन हो, चाहे वह पद राज्य सरकार के अधीन हो। अब हम देखते हैं इनके कार्य। यह अब इनके नाम से ही हम देखते हैं। हमने पहले ही देख लिया, इनका नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर हमने जब इनके अर्थ देखे, डिकोडिफाई किया, तो भारत में ये नियंत्रक का कार्य नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ महालेखा परीक्षक का कार्य करते हैं। अब परीक्षक जैसे ही हमने देखा, परीक्षक मतलब ऑडिट करना, तो इनका जो भी कार्य रहेगा वो रिलेटेड टू ऑडिट। नंबर ए, यह संघ सरकार के खर्च का केवल लेखा परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? केवल लेखा परीक्षण, ओनली ऑडिट। किसका? संघ सरकार का। जबकि इसका लेखांकन किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के संबंधित विभागों द्वारा। वहीं अगर हम बात राज्य सरकार की करें तो वहाँ पर ये लेखांकन एवं लेखा परीक्षण दोनों का कार्य करता है। तो संघ में ये सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करते हैं, जबकि राज्य में ये लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों का कार्य करते हैं। यह भारत की संचित निधि पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के सभी खर्चों को जांच करते हैं। जो भी भारत की संचित निधि पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं, यह उनकी जांच करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये आकस्मिक निधि और लोक निधि से भी खर्चों का परीक्षण करते हैं। किसी विभाग द्वारा किए गए सभी व्यापार, निर्माण, लाभ व हानि की भी जांच करते हैं। सरकार के सभी विभागों की जमा पूंजी की ये जांच करते हैं और सभी सरकारी कंपनियों के खर्चों की जांच करते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, हर जगह पे सरकार सरकार, यानी कि ये जो भी जांच करते हैं वो किसकी करते हैं? सरकारी खजाने की। उसके बाद लास्ट पॉइंट, यह उन सभी निगमों के खर्चों की भी जांच करते हैं जिन्हें कानून द्वारा कैग को यह कार्य करने की अनुमति दी जाए, अर्थात कानून द्वारा इनको यह कार्य सौंपा जाए। अब हम देखते हैं लेखा परीक्षण की विधियां। आखिरकार ये लेखा परीक्षण तो करते हैं, पर करते कैसे हैं उसके भी तो कुछ मेथड रहेंगे ना, तो उनको हम यहाँ पे देखते हैं। लेखा परीक्षण की विधियां। सबसे पहली विधि है निष्पादन परीक्षण। इसमें यह देखा जाता है कि सरकार के द्वारा खर्च राशि का कितना व्यवहारिक लाभ प्राप्त हुआ। मान लो किसी भी कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी सरकार जब भी पैसे को खर्च कर रही है तो कुछ तो काम करेगी। वो जिस कार्य के लिए जो पैसा खर्च कर रही है उसका ऑन ग्राउंड हमें बेनिफिट कितना हुआ, इस चीज़ का इस विधि से परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वैधानिक परीक्षण, अर्थात लीगल ऑडिट। इसमें यह देखा जाता है कि पैसा जिस मद के लिए दिया गया था क्या वह उसी मद में खर्च हुआ, अर्थात पैसा जिस कार्य के लिए दिया गया था क्या वह उसी कार्य में खर्च हुआ या फिर किसी अन्य कार्य में खर्च हुआ। यदि हमें मान लीजिए सरकार ने कहा कि हमें कोई ब्रिज बनाना है और उसके लिए 200 करोड़ रुपए का खर्च होना है। अब पता चले कि 200 करोड़ रुपए तो निकाल लिए गए और उनको खर्च भी कर दिया गया, लेकिन उनको ब्रिज पे ना खर्च करके किसी अन्य प्रोजेक्ट में खर्च किया गया, तो यह वैधानिक परीक्षण में फेल हो जाएगा। और हमारा लास्ट है मितव्ययिता का परीक्षण। इसके तहत फिजूल खर्ची पर प्रतिबंध लगाया जाता है, अर्थात यहाँ पे इस चीज़ को चेक किया जाता है कि किसी काम को करने के लिए अगर 100 रुपये खर्च होने चाहिए
तो यह चेक किया जाता है कि 100 ही खर्च हुए हैं या 100 रुपये के काम के लिए भी 500 रुपये खर्च किए गए हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे, लेखा परीक्षण एक अर्ध संसदीय कार्य है। लेखा परीक्षण एक अर्ध संसदीय कार्य है। ऐसा क्यों बोला गया है? देखो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संसद का कार्य क्या रहता है? एग्जीक्यूटिव द्वारा जो भी योजनाओं को लागू किया जाता है या जो भी वो बोलते हैं, मान लो कि उन्होंने किसी भी योजना का कोई ऐलान कर दिया, उसको चेक करना क्या वह सही है या नहीं है, क्योंकि कानून बनाना संसद का काम है, जबकि उसको लागू करना एग्जीक्यूटिव का कार्य है। और एग्जीक्यूटिव यानी कि मंत्रिपरिषद, जिसको हम कैबिनेट भी बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम खर्च की बात करें, और खर्च में जब हम कैग को लेके आए, कैग का काम रहता है ऑडिट करना, हम ऑडिट को देखते हैं, तो ये क्या करता है, एक तरीके से हमारे जितनी भी, जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की थी, संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक निधि, इनसे जो पैसा जा रहा है उससे पहले संसद में वोटिंग होती है। कोई भी, जैसे जब आप पढ़ेंगे विनियोग विधेयक, तो वहाँ पे क्या होता है, विधेयक में संसद में वोटिंग होती है, उसके बाद ही डिपार्टमेंट्स को पैसे दिए जाते हैं, जिसको कि सरकार खर्च करती है। उस चीज़ को बाद में ऑडिट करना, उसकी जांच करना कि क्या वह पैसा सही से खर्च हुआ या नहीं हुआ। तो मतलब संसद ने उसको निकलवा तो दिया, लेकिन उसकी जांच किसके द्वारा की गई? कैग द्वारा। तो इस प्रकार से यह एक अर्ध संसदीय कार्य है। अब हम इनकी देखते हैं शक्तियाँ, इनके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। यह केंद्र सरकार का सर्वोच्च लेखांकन संस्था है। क्या है? केंद्र सरकार की सर्वोच्च लेखांकन संस्था है। इसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ रहती हैं। किसकी शक्तियाँ रहती हैं? सिविल न्यायालय की, जिसके तहत ये किसी भी विभाग के लेखा प्रपत्र की जांच कर सकता है तथा उनसे दस्तावेज मंगवा सकता है। अगर इसको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो यह उस डॉक्यूमेंट को उनसे मंगवा सकता है। अब हम देखते हैं कैग का लोक लेखा समिति के साथ संबंध। कैग अपना लेखा परीक्षण का जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। तथा राष्ट्रपति उसे संसद को देता है और संसद के वो पटल पर रखा जाता है, जहाँ पर उस पर विचार विमर्श किया जाता है। संसद के द्वारा कैग की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंपा जाता है। लोक लेखा समिति को ये किस लिए सौंपा जाता है? क्योंकि जो कैग की रिपोर्ट है वो तकनीकी किस्म की होती है। देखो यहाँ पे ये मेंशन भी किया है, कैग की रिपोर्ट किस प्रकार की होती है? तकनीकी किस्म की होती है। तो लोक लेखा समिति क्या करती है? इस रिपोर्ट को सिंप्लीफाइड करती है। अतः लोक लेखा समिति द्वारा कैग की रिपोर्ट को सरलीकृत किया जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है और इसमें अगर कुछ समस्या रहती है तो कैग लोक लेखा समिति की सहायता भी करता है ताकि चीज़ें लोगों को समझ आएं। लोक लेखा समिति के द्वारा रिपोर्ट को समझने के लिए कभी भी कैग को बुलाया जा सकता है। वर्तमान में हम कुछ विवाद देखते हैं, तो जिनमें सबसे पहले है आपका 2G स्पेक्ट्रम विवाद और दूसरा है कोयला ब्लॉक आवंटन विवाद। ये दोनों विवाद ऐसे हैं जिनमें कैग ने सरकार को पहले से ही आगाह किया था, जब उसने ऑडिट किया कि देखो इतना इतना खर्च नहीं होना चाहिए, इतना खर्च हुआ, आप इस चीज़ को उसके सामने क्लेरिफाई कीजिए। तो वहाँ पे जाके सरकार फंस गई इन दोनों ही मामलों में, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम रहा हो या फिर कोयला ब्लॉक आवंटन रहा हो। एक मुद्दा यह उठता है कि क्या कैग को बहुसदस्यीय बनाया जाए। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि कैग सिंगल मेंबर बॉडी है, अर्थात एक ही व्यक्ति है जो पूरी संस्था को चलाता है। तो अगर हम इसकी कार्य और प्रकृति को देखें तो इसका कार्य क्या है? ऑडिट करना और रिपोर्ट पेश करना। अगर हम इसके कार्य और प्रकृति को देखें तो बहुत सदस्यता की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक व्यक्ति भी ये काम कर सकता है। अब हम देखते हैं एक नज़र में कुछ अनुच्छेद।
जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, अर्थात कैग से जुड़े हुए हैं, जिनमें हमारा आता है आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। इसमें हमें क्या पता चलेगा? इसमें हमें 3 चीज़ें पता चलेंगी। उसकी नियुक्ति, अब कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो सवाल क्या बन सकता है? कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। सेम उसकी शपथ ग्रहण किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उसकी सेवा की शर्तों का निर्धारण भी उन्हीं के द्वारा होता है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 149। यहाँ पर ये जो हमने बोला था कि ये भारत के अंदर नियंत्रक का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं, अर्थात ऑडिट का काम करते हैं। तो वहीं इनके कार्य एवं शक्तियों की बात की गई है। तो ये जो ऑडिट का कार्य करते हैं वो इनकी संवैधानिक शक्ति इनको अनुच्छेद 149 से प्राप्त होती है। आगे है आर्टिकल 150, अनुच्छेद 150। इसमें राष्ट्रपति को उस रूप के लिए सलाह देता है जिसमें केंद्र और राज्यों के खातों को रखने की आवश्यकता होती है। अर्थात कैग या राष्ट्रपति को एडवाइस करता है कि सेंटर और स्टेट के जो अकाउंट्स हैं वो किस तरीके से रखे जाएं, उनका किस तरीके से उपयोग किया जाए। आगे आते हैं हम आर्टिकल 151, अनुच्छेद 151। यहाँ पर केंद्र से संबंधित अध्यक्ष को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है। अर्थात जैसा कि अभी हमने आगे पढ़ा भी था कि ये प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, जबकि राज्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। और ये जब राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल क्रमशः इन दोनों को संसद एवं विधानमंडल के सदनों पर रखवाते हैं। तो ये संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 151 में वर्णित है, अर्थात यह इनका संवैधानिक कार्य है। अनुच्छेद 279, यहाँ पर वह किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय का पता लगाने और प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार हैं। कोई भी आय है, अगर हमें उसकी प्योरिटी का पता लगाना है तो उसके लिए आर्टिकल 279 के तहत कैग को जिम्मेदार ठहराया गया है। अब हम देखते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि कैग से संबंधित पूछे गए सवाल। घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान सवाल होंगे, क्योंकि जो बेसिक चीज़ों का भी हमने इस लेसन में देखा है बस उन्हीं चीज़ों पे आधारित सवाल होंगे। प्रश्न संख्या 1, संघ और राज्यों के खातों को ऐसे रूप में रखा जाएगा जैसा कि निर्धारित किया गया है। संघ और राज्यों के खातों को कैसे रूप में रखा जाएगा? जैसा कि निर्धारित किया गया है। किसने निर्धारित किया? देखो भाई, भारत के कैग के परामर्श से भारत के वित्त मंत्री द्वारा, योजना आयोग के अनुमोदन से भारत के कैग द्वारा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत के कैग द्वारा, भारत के राष्ट्रपति भारत के कैग के परामर्श से, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में एक से अधिक। इसका अब हम सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति भारत के कैग के परामर्श से। थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं। अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 150 राष्ट्रपति को उस रूप के लिए सलाह देता है जिसमें केंद्र और राज्य के खातों को रखने की आवश्यकता होती है।
कौन ये सलाह देता है? कैग। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने अनुच्छेद 150 में जो पढ़ा उसी के ऊपर हमें सवाल मिल गया। बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो जस्ट भाषा को समझना है, आसानी से सवाल को पढ़ेंगे, सब कुछ सही समझ आ जाएगा कि सवाल क्या पूछना चाह रहा है। संघ और राज्यों के खातों को ऐसे रूप में रखा जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जाएगा। किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके परामर्श से? कैग के परामर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसके प्रति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिम्मेदार हैं? किसके प्रति जिम्मेदार हैं? विकल्प ए लोक लेखा समिति, विकल्प बी वित्त आयोग, विकल्प सी संसद, डी राष्ट्रपति और ई उत्तर नहीं देना चाहते हैं। अर्थात आपके पास ऐसा भी एक विकल्प है कि जिसको उत्तर नहीं देना है वो विकल्प ई को मार्क कर सकता है। सही उत्तर इसका हम देखते हैं विकल्प सी। क्या किसके प्रति जिम्मेदार होता है? संसद के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपको आसान बनाने के लिए हमने इंग्लिश में लिखा है। कैग हैज मेड सीरियस ऑब्जर्वेशंस ऑन द ग्रॉस मिसयूज ऑफ द एग्रीकल्चरल डेब्ट वेवर एंड डेब्ट रिलीफ स्कीम्स। एक्सपेंशन ऑफ कैग इज। जिन लोगों को सवाल समझ ना आया उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऊपर जो भी लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है। इनको सिंपली जो आपसे पूछना है वो ये है कि कैग का एक्सपेंशन क्या है। कैग को आप एब्रीविएट करेंगे तो कैसे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और विकल्प ई नॉट अटेम्प्टेड। बहुत ही आसान सवाल है। आई थिंक आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। अब हम इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, कैग स्टैंड फॉर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट हैं? वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट हैं? विकल्प ए प्रथम अनुसूची अर्थात भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में, चतुर्थ अनुसूची में। सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची अर्थात भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो अभी विचार कर लेते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह हैं। विकल्प बी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। अब हमसे पूछ रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या पूछ रहा है हमसे? सही विकल्प का चयन कीजिए। ए एक और दो दोनों गलत हैं, बी एक और दो दोनों सही हैं, सी एक गलत है लेकिन दो सही है, डी एक सही है लेकिन दो गलत है और ई हमारा तो मन ही नहीं है उत्तर देने का, अर्थात हम उत्तर देना ही नहीं चाहते हैं। उनके लिए विकल्प ई।
सही उत्तर देखते हैं हम इसका। सही उत्तर है विकल्प बी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने समय का होता है? कार्यकाल हमसे पूछा गया है। हमारे पास विकल्प हैं 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष और कार्यकाल निश्चित नहीं है। लड्डू क्वेश्चन है। सही उत्तर है विकल्प ए, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? ये सवाल इनकी नियुक्ति से, पहले वाला कार्यकाल से था, ये नियुक्ति से है। प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ये भी बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। सही उत्तर है विकल्प डी, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक डैश हैं। अब हमसे पूछा गया है, खाली ब्लैंक स्थान दिया है, इसमें क्या भरना है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 1 सदस्यीय निकाय है, 2 सदस्यीय निकाय है, 3 सदस्यीय निकाय है, 6 सदस्यीय निकाय है। सही उत्तर विकल्प सी, 1 सदस्यीय निकाय। प्रश्न संख्या 9। भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? हमसे पूछा गया है फर्स्ट कैग कौन थे? ए, शशिकांत शर्मा, बी, विनोद राय, सी, A.K. रॉय, डी, बी नरहरि राय। सही उत्तर देखते हैं इसका। ऑप्शन डी, बी नरहरि राव। प्रश्न संख्या 10। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को केवल के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हमसे पूछा गया भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कै को किसके द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद के दोनों सदनों में संबोधन के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा, डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। देखो, हमने जब पढ़ा था तब भी आपको बताया था कि इनको हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं? संसद के दोनों सदनों में संबोधन के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो विकल्प सी। कोई नहीं, उत्तर देखते हैं। ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों में संबोधन के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में। यहाँ पे हमने इसी टॉपिक को पढ़ा है तो हो सकता है आपको ये आसान लगे और आप इसको ईजिली गैस वर्क कर सकते हो, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे वहाँ पे हमारे पास 100 क्वेश्चन होंगे, उस समय इस बात को बिना पढ़े सोच पाना बहुत मुश्किल होगा। ए, महान्यायवादी, बी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सी, प्रधान सचिव, डी, संसदीय कार्य मंत्री। इसका सही उत्तर देखते हैं। विकल्प बी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? कैग द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उसका लेखा परीक्षा रिपोर्ट परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ए, लोक लेखा समिति, बी, लोक उपक्रम समिति, सी, प्राक्कलन समिति, ऑडियो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये है आपका होमवर्क। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। थैंक यू वेरी मच।